नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। को सीएम योगी ने दी 446.27 करोड़ की 64 परियोजनाओं की सौगात। फर्रुखाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में डॉक्टरों का फर्जीवाड़ा पकड़ा। बहराइच में अधिवक्ता की गला रेतकर हत्या से हड़कंप। फिरोजाबाद के रोडवेज बस परिचालक ने खोया जेवरों से भरा बैग यात्री को लौटाया। गोरखपुर में आईआईटी का छात्र बना गैंगस्टर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज से T20 वर्ल्ड कप का हुआ आगाज, भिड़ेंगे दिग्गज टीमें। और अब खबरों की शुरुआत अलीगढ़ से करते हैं। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों को दीपावली से पूर्व अलीगढ़ को लगभग 450 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ के हैबिटेट सेंटर में इन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम द्वारा निर्मित अलीगढ़ हैबिटेट सेंटर का लोकार्पण भी सम्मिलित रहा। बता दें कि मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चाहूंगा कि अलीगढ़ के विकास की पहचान बनने जा रहे इस हैबिटेट सेंटर को स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम से जाना जाना चाहिए। और कल्याण सिंह ने प्रदेश में अपने पहले कार्यकाल में ही सुरक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, इसके लिए एक आदर्श व्यवस्था दी। अलीगढ़ के उत्पाद को कैसे मान्यता मिले, इसकी परिकल्पना भी 31 वर्ष पहले बाबूजी कल्याण सिंह ने दी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के रूप में आज हम अलीगढ़ समेत तमाम जिलों के प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सीएम योगी ने नन्हे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार पूर्ण किया और आशीर्वाद के साथ ही उपहार भी, उन्हें खिलौने भी प्रदान किए। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थियों को चेक, प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र, स्मार्टफोन, टैबलेट व घर की चाबी वितरित की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार अलीगढ़ आने का अवसर प्राप्त हुआ है और इस अवसर का 450 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अलीगढ़ वासियों का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा उन्होंने सरकार के विकास कार्यों पर अपनी मुहर लगाई और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में योगदान दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के एक नए मॉडल की दिशा में आगे बढ़ा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे। बता दें कि इस बैठक में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। और वाराणसी, जो कि बीजेपी का एक अभेद किला माना जाता है और काफी समय से महापौर के रूप में बीजेपी का प्रत्याशी ही जीतता आ रहा है, और इसी को बरकरार रखने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और अब खुद उप मुख्यमंत्री बनारस पहुंचे। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बीते दिनों बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर दुख जताया और कहा कि दोषियों को लेकर कठोर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। आज बनारस आए हैं, यहाँ सरकारी काम भी हैं, पार्टी के भी काम हैं, और क्योंकि काशी धर्मनगरी है तो यहाँ दर्शन के कार्यक्रम भी हैं। तो यहाँ आज लगातार अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कार्यक्रमों का हिस्सा रहेंगे। निकाय चुनाव में कमल खिलेगा। नगर निगम भाजपा का था, भाजपा का रहेगा, पूरा विश्वास है। उसकी तैयारी को लेकर आज बैठक भी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फर्रुखाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर कर्मचारियों की हाजिरी में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा। बता दें कि एक डॉक्टर बिना बताए गायब मिले, जबकि इमरजेंसी मेडिकल अफसर के हस्ताक्षर अस्पताल के सीएमएस द्वारा किए गए। बता दें कि एक कलम से बनाए गए हस्ताक्षर को उप मुख्यमंत्री ने पकड़ लिया और पूछताछ में अस्पताल के सीएमएस ने खुद ईएमओ की जगह बता दें कि दस्तखत करने की बात कबूल की और इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी भी जताई।
फर्रुखाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टर कर्मचारियों की हाजिरी में गड़बड़ी पकड़ी और आगरा से करीब 2.5 माह पहले एथनीसिया विशेषज्ञ ट्रांसफर होकर फर्रुखाबाद जिला अस्पताल आए। बता दें कि 2.5 माह में महज 17 दिन ड्यूटी पर आए और उप मुख्यमंत्री ने अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजकुमार से डॉक्टर की अनुपस्थिति का कारण भी पूछा। इस पर उन्होंने बताया कि डॉक्टर को नोटिस जारी कर दी गई है, जवाब संतोषजनक न होने पर उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने ईएमओ के हस्ताक्षर पर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि ऐसा लग रहा है कि हस्ताक्षर एक ही दिन एक ही कलम से बनाए गए हैं। वहीं सीएमएस ने बताया कि डॉक्टर रोज ड्यूटी कर रहे हैं पर हस्ताक्षर बनाने नहीं आते। उनके कहने पर ये दस्तखत हमने बनाए हैं। उप मुख्यमंत्री ने इसे बड़ा फर्जीवाड़ा बताया और उन्होंने बताया कि ये गंभीर मामला है, इसमें आपकी नौकरी फंस सकती है। बता दें कि ये 420, 467 व 471 की धारा के तहत गलत है। देखिए एक्सक्लूसिव ये वीडियो। तो दस्तखत नहीं करते हैं ये दस्तखत भी वही मतलब मैंने कल बना ली सर, कल दस्तखत करेंगे सर, कल मैं हम आपसे पूछ रहे हैं अगर इमरजेंसी ड्यूटी के पानी नहीं चाहिए कल करेंगे। नहीं तो दस्तखत करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप हटो, क्यों नहीं किया फिर? आप हट जाओ। ये बताओ, इमरजेंसी ड्यूटी का मतलब ईडी लिख करके छुट्टी नहीं है, मतलब ये है कि उनको साइन करके जाना है। ये DSW क्या है? डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल बगल में है। तो ये यहाँ क्यों लिख दिया है? वहाँ काम कर यहाँ से इनकी ड्यूटी लगा गई थी। ड्यूटी लगाई तो वहाँ अटेंडेंस होगी। नहीं कुछ दिन ही नहीं यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, अगर यहाँ अटेंडेंस नहीं है, आपने वहाँ उनको लगा दिया तो वहाँ अटेंडेंस होगी ना। तो यहाँ ये क्यों लिख दिया कि आपने कि इस तारीख तक नहीं अटेंडेंस। तो लिख दो ना कि वहाँ के हमने अटैच कर दिया, यहाँ से अटेंडेंस खत्म। सर अब मेरे आदेश तक वीडियो हुई है, काम करने की आदेश तक। ठीक है, तो आप एक पत्रावली पे एक लगा दिया करो कि यहाँ इनकी ड्यूटी नहीं है, वहाँ अटैच है। ठीक है ना? वही सब ईडी आपने लिख करके अपने आप छोड़ा हुआ, ऐसा नहीं होता है। पता चले ईडी में है कि नहीं, हम कैसे जान पाएंगे? अब हम फिजिकली वहाँ जाएं, वहाँ पूछे तभी जान पाएंगे। रायबरेली में उद्यान विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं, किसानों की योजना और कांग्रेस की यात्रा को लेकर क्या बोला, आइए देखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं योगी सरकार के उद्यान विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिनसे जानेंगे प्रदेश सरकार की प्रदेश के विकास के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनका प्रयास है कि नौजवानों को रोजगार मिले, नौजवानों को नौकरी मिले। और आज की तारीख में कह सकता हूं, जिस तरह से नौजवानों को नौकरी दी जा रही है, 100% ईमानदारी के साथ नौकरी दी जा रही है। योग्यता सिर्फ मानक है, योग्यता के आधार पे वो कोई भी व्यक्ति को जो योग्य होगा उसको नौकरी मिल रही है। सरकार निश्चित तौर से पूरी तरह ईमानदारी से काम कर रही है। किसानों को आय बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है। हम सरकार के उद्यान राज्य मंत्री के रूप में हम सेवा कर रहे हैं। उद्यान विभाग को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। औद्यानिक खेती करा करके नौजवानों को गांव में ही आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब अगली खबर है संभल से। संभल में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि वहीं 2 आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष संभल में एक निजी कार्यक्रम में भड़काऊ बयानबाजी कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और जिसके बाद संभल के ही हिंदू संगठन से जुड़े अक्षित अग्रवाल की तहरीर के आधार पर सदर कोतवाली संभल पुलिस ने शौकत अली के अलावा आयोजक असद अब्दुल्ला M चौधरी, मुशीर खां के खिलाफ 153A, 295A तथा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। संभल पुलिस के द्वारा एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए शौकत अली, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इनके द्वारा संभल कस्बे में एक प्राइवेट कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कतिपय बातें कही गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक प्राइवेट व्यक्ति की तहरीर पर शौकत अली के विरुद्ध धारा 153A, 295A और 188 के अंतर्गत FIR पंजीकृत किया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और अब अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की, कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फिरोजाबाद में रोडवेज बस के परिचालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। बता दें कि बस में यात्री का बैग छूट गया था जिसमें जेवरात भरे हुए थे और परिचालक ने उसे यात्री को वापस लौटा दिया, जिससे यात्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 13 अक्टूबर को एक यात्री उदयपाल जो कि निवासी है घिरौर मैनपुरी का, उसका बैग आगरा जाते समय शिकोहाबाद डिपो की बस में छूट गया था। जब परिचालक ने लावारिस बैग को पड़े देखा तो उसे खोलकर देखा कि उसमें कीमती आभूषण रखे हुए थे जिनकी कीमत करीब लाखों रुपए की थी। बता दें कि परिचालक ने कीमती बैग को लावारिस देखकर अपने पास रख लिया और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी। उसके बाद बैग को रोडवेज बस के कोषागार में जमा करवा दिया गया। जब यात्री ने अपना बैग गायब देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यात्री ने डिपो पर बस के बारे में जानकारी की तो संजय बाबू बघेल सहायक यातायात निरीक्षक ने बैग कोष में जमा होने की बात की और उसके बाद यात्री उदयपाल शनिवार को डिपो में पहुंचा और ARM राघवेंद्र सिंह ने मिला और बता दें कि उन्होंने यात्री को उसका बैग सौंप दिया और ARM ने बताया कि 13 अक्टूबर को शिकोहाबाद डिपो की बस संख्या UP 83 AT 4621 में एक यात्री का सोने के आभूषण से भरा एक बैग छूट गया। बस के परिचालक जितेंद्र कुमार ने बैग के बस में छूटने की जानकारी दी तो उसे कोष में जमा करा दिया गया और यात्री के आने के बाद उसे सौंप दिया गया। वहीं परिचालक जितेंद्र कुमार ने एक सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। उन्होंने ईमानदारी की मिसाल को पेश किया है और सभी को परिचालक के कार्य का अनुसरण करना चाहिए। 13 को शिकोहाबाद डिपो की बस
बस संख्या UP 83 80 46 21 जो घिरोर से आगरा जा रही थी, उसमें किसी यात्री का, जिनका नाम है, क्या नाम है उसका, कुलदीप उदय प्रताप है, इनका कीमती सामान था जो परिचालक के द्वारा यहाँ डिपो में जमा कराया गया और आज ये उपस्थित हुए हैं और ये सामान इनको सुपुर्द। और अब अगली खबर गोरखपुर से है। बता दें कि गोरखपुर में गलत संगत में पढ़कर किस तरह युवा और छात्र अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं, इसकी वानगी शनिवार को पुलिस लाइन में देखने को मिली है। IIT का छात्र गलत संगत में पढ़कर चोरी करने लगा, फिर धीरे धीरे वो गैंग का लीडर बन गया, जिसके बाद पुलिस ने वर्ष 2021 में उस पर गैंगस्टर लगा दिया और तभी से वो फरार चल रहा था और उस पर 15,000 का इनाम घोषित हो गया है। बता दें कि शनिवार को गीडा पुलिस ने उसे अरेस्ट कर कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया और SP नॉर्थ मनोज अवस्थी ने पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि गीडा पुलिस ने शनिवार को सेक्टर 23 से बोगटा डिगवा निवासी गैंगस्टर के आरोपी हिमांशु साहनी को अरेस्ट कर लिया और वो अपने साथियों के साथ मिलकर हाईवे किनारे रात में खड़े होने वाले ट्रकों का तिरपाल काटकर सामान चोरी किया करता था और साथ ही ये शराब, गांजा आदि नशीले पदार्थों की तस्करी भी करता है। इसकी एक गैंग है जिसमें कई सदस्य हैं और इस गैंग के अन्य सदस्य पहले ही जेल जा चुके हैं। हिमांशु 2021 से ही गैंगस्टर का केस दर्ज होने के बाद से ही फरार था और उस पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गैंगस्टर के आरोपी हिमांशु ने बताया कि वो बस्ती निवासी अपने मामा के यहाँ रहकर डीजल मैकेनिक ट्रेन से IIT किया हुआ है और इसके पिता अशोक साहनी की वर्ष 2012 में मृत्यु हो गई है और घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई, जिसके बाद वो 1.5 साल तक कार के शोरूम में नौकरी करता था और इस बीच 2017 में वो गांव के ही कुछ लोगों के गलत संगत में फंस गया और चोरी करने लगा। बता दें कि वर्ष 2018 में उसकी मां की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी बहन की जिम्मेदारी उस पर आ गई और वो अपने बहन को पढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे के लालच में पड़ गया और तस्करी आदि करने लगा, जिसके बाद उसे 2 बार जेल भी जाना पड़ा। हिमांशु ने बताया कि वो इधर 1 साल से जब से गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ चोरी सहित अन्य गलत काम छोड़ चुका है, लेकिन गलत काम था हमेशा अंजाम गलत ही होता है। कार्रवाई के क्रम में थाना गीडा की टीम ने आज एक कुख्यात गैंगस्टर का अपराधी हिमांशु साहनी को गिरफ्तार किया गया है। ये मुकदमा अपराध संख्या 264/21 धारा 3 UP गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित था और इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम था। इसको आज प्रातः 11:40 पर गिरफ्तार किया गया है और इसको विधिवत कार्रवाई के उपरांत जेल भेजा जाएगा। संभल में सभासदों ने EO व पूर्व लेखाकार पर भ्रष्टाचार व फर्जी कार्य करने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका परिषद में धरना प्रदर्शन करते हुए खूब नारेबाजी भी की है। बता दें कि संभल में नगर पालिका परिषद में सभासदों ने हल्ला बोला है और EO पर भ्रष्टाचार व फर्जी करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि सभासदों का कहना है कि संभल नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी रामपाल व पूर्व लेखाकार चंचल कुमार के द्वारा भ्रष्टाचार, फर्जी कार्य, कोटेशन पर बिना कार्य लेन देन, नाले सफाई में पालिका कमिश्नरी का उपयोग किया गया है और सभासदों ने कहा कि EO व चंचल कुमार द्वारा आदर्शित पार्टनर ठेकेदार को कोटेशन पर कार्य देकर फर्जी भुगतान हो रहे हैं। नगर पालिका परिषद में योगा कार्यक्रम में 2 लाख की मिट्टी डालना दिखाकर बिना स्थल पर मिट्टी डलवाए पैसा निकाला गया और नाला सफाई नगर पालिका का मशीनरी का प्रयोग किया गया है और पार्टनर ठेकेदार को पूरा भुगतान दिया गया है। वहीं EO पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा गया है कि EO ने अपने स्वार्थ के लिए सभासदों को परेशान करने के कारण वार्ड में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं और साथ ही चंचल कुमार को मुख्य पद जलकल से हटाकर अन्य जगह पर रखने की बात कही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली में 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के कारण सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि इसी कड़ी में लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बे के निकट बने ओवरब्रिज पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक ऑटो चालक सवारी लेकर बचावा की ओर जा रहा था, तभी पीछे से आ रही अनियंत्रित कार द्वारा जोरदार टक्कर मार दी गई और जिसमें रिक्शा पर बैठे सभी लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। आसपास के लोगों द्वारा तत्काल सूचना एम्बुलेंस को दी गई और मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी को बचरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार करते हुए एक की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया और जानकारी के मुताबिक ऑटो रिक्शे में बैठे सभी घायल ने बताए जा रहे हैं, जिसमें
बता दें कि ओम प्रकाश रानी मिथिलेश राजकुमार बचरावा की ओर जा रहे थे और तभी पीछे से आ रही अनियंत्रित कार ने ओवरब्रिज के निकट जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो रिक्शा सवार सभी बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं थानाध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि सूचना मिली है कि सभी घायलों को CSC पहुंचा दिया गया है। और अब अगली खबर, बहराइच के कोतवाली नानपारा पुलिस ने शेखू हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार ने बताया कि अवैध संबंधों के शक पर युवक पर जानलेवा हमला हुआ था और उपचार के दौरान युवक की मृत्यु हो गई थी। इसके साथ उन्होंने बताया कि घटना के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। जिले की कोतवाली नानपारा क्षेत्र के राकेश टॉकीज के पास 10 अक्टूबर को इस समय सनसनी फैल गई। बता दें कि जब बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि घायल युवक को उपचार के लिए भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान युवक की मृत्यु हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोतवाली नानपारा के बावर्ची टोला निवासी शेखू अहमद पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और इस संबंध में पूर्व नानपारा पुलिस ने हत्या का प्रयास मामला दर्ज कर बता दें कि अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी है। वहीं उन्होंने बताया कि उपचार के दौरान शिबू की लखनऊ में मृत्यु हो गई और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नानपारा और पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीमों द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और अब यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक। खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर गड्ढे राहगीरों के जी के जंजाल बन गए हैं। बता दें कि आए दिन इसमें गिरकर राहगीर घायल हो रहे हैं। ओवरफ्लो नाले का पानी जिसकी गंदगी से परेशान स्थानीय निवासियों की शिकायत पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के एटा चौराहे के आसपास सर्विस रोड में बुरी तरीके से गड्ढे बने हुए और इन गड्ढों में आए दिन कोई ना कोई वाहन पलट जाता है या फिर टकरा जाता है और हादसों का कारण नेशनल हाईवे सिक्योरिटी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। नेशनल हाईवे ने जो नाला बनाया उसमें पानी निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहता ये गंदा पानी जिससे लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है और हादसों का कारण भी बना हुआ है, जिससे आए दिन हादसे होते हैं और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। वाराणसी के सिगरा के जल विहार कॉलोनी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। बता दें कि ये वही बदमाश है जिन्होंने सिगरा क्षेत्र में अपना गैंग बनाया हुआ था और बताया जा रहा है कि इसके सदस्यों की संख्या काफी बड़ी थी। अश्विनी पांडे सर्विलांस प्रभारी क्राइम ब्रांच सिगरा, इंस्पेक्टर राजू सिंह सिगरा थाने की क्राइम ब्रांच घटनाओं के बाद से इस गैंग को पकड़ने में लगी हुई थी। डीआरएम ऑफिस लहरा के पीछे के इलाके में बता दें कि सूप तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाशों को पुलिस की 2 गोली लग गई और बताया जा रहा है कि गत दिनों थाना सिगरा के जयप्रकाश नगर में भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह के हत्यारोपी हैं और दोनों बदमाश। बता दें कि बदमाशों की पहचान राहुल और पवन के रूप में हुई है।
और अब खबर है पीलीभीत से। पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक परिसर में अधिकारियों ने पंचायत सहायकों के साथ बैठक की, जिसमें कई बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। वहीं आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि व हर घर जल योजना से संबंधित अधिकारियों ने पंचायत सहायकों को कार्य करने के दिशा निर्देश भी दिए। वहीं राज्य के बीज भंडार के प्रभारी सहित टीम मौके पर वहां मौजूद थी। आपको बता दें कि बिलसंडा ब्लॉक परिसर में बने अटल सभागार में ब्लॉक के एडीओ आईएसबी पंकज शर्मा ने पंचायत सहायकों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हर घर नल योजना और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताया कि जिन पात्र लाभार्थियों के दस्तावेजों में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर या फिर किसी प्रकार की गलती है, उन्हें दूर करने के लिए बताया गया है। वहीं कहा गया है कि गाँव के टंकी के निर्माण के लिए पाइपलाइन डाले जाने सहित कई तरह की खामियां को दूर करने के बारे में बताया गया। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की सूचियां पंचायत सहायकों को दी जाएंगी, जिसका अपने क्षेत्र के लोगों के अन्य तरह की जांच करेंगे। और अब खबर है बहराइच से। बहराइच के थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के जमील कॉलोनी में अधिवक्ता की गला रेत कर हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि अधिवक्ता अपने परिवार के साथ घर पर सोए हुए थे और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा कर घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया है। बता दें कि जिले के थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र स्थित जमील कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अधिवक्ता का शव उसके घर में ही बरामद हुआ। अधिवक्ता अपने घर के बरामदे में सो रहे थे और सुबह अधिवक्ता का शव देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी और मामले को गंभीरता से देखते हुए बता दें कि पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के शीघ्र खुलासे के निर्देश दिए गए। और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया कि जिले के थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के जमील कॉलोनी में अधिवक्ता रात में 11 बजे अपने बच्चों और पत्नी के साथ घर के बरामदे में सोए हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी का कहना है कि सुबह जब वो सोकर उठी तो वो मृत अवस्था में पड़ा मिला। और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उसके गले और सिर के आसपास धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा और घटना में जो भी संदिग्ध अपराधी होंगे उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये थाना दरगाह शरीफ का जमील नगर मोहल्ला है, जहाँ पे एक पेशे से वकील हैं, लगभग 40 वर्ष की उम्र होगी। रात में 11 बजे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर के अंदर ही बरामदे में सोए हुए थे और उनकी पत्नी का ये कहना है कि सुबह जब जगी हैं तो वो अमृत अवस्था में पड़े हुए थे। उनके गले में और सर के आसपास जो है वो धारदार हथियार से चोट पहुँचाई गई है, जिसके कारण उनकी गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इस वीडियो में एक तरफ जहां डीजे की धुन पर कुछ युवक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं एक व्यक्ति आता है और असलहे से खुलेआम फायरिंग कर रहा है। मामला बांसगांव के ग्राम लोनाव का बताया जा रहा है। असलहे से खुलेआम कई बार उसने राउंड फायरिंग का ये वीडियो जिला पंचायत सदस्य बीटू राय द्वारा किया जा रहा है। और ऐसा ही नहीं, बता दें कि स्थानीय प्रशासन अनजान है, फिर भी प्रशासन से अच्छी सांठगांठ के चलते क्षेत्र में ये घटना आम हो गई है। और वहीं इस मामले में जब पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसमें बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम डंडवा बता दें कि निवासी सबाजीत द्वारा तहरीर दी गई है। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया पर सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।